नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 26 मार्च पटवारी एग्जाम की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किन टॉपिक्स से लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश के 8 जिलों में इसका आयोजन किया गया, जो कि 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 में 2022 के नाम से इसका आयोजन किया गया। वहीं अगर 8 शहरों की बात की जाए तो इसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला एवं खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित किए गए। साथ ही इसका एक इवेंट, साइकिलिंग का इवेंट दिल्ली में भी आयोजित किया गया। तो प्रश्न दोस्तों यह भी बन सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2022 के संस्करण में मध्य प्रदेश के बाहर कौन से इवेंट का आयोजन किया गया? तो दोस्तों साइकिलिंग का आयोजन दिल्ली में किया गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती? तो दोस्तों ऑप्शन में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर एवं महानदी दी हुई थी। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से उद्गत होती है और पश्चिम बंगाल में हुबली नदी में जाकर मिलती है। दोस्तों हुबली नदी के समुद्र में गिरने से कुछ ही दूरी पहले यह दामोदर नदी हुबली नदी में जाकर मिलती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ऑप्शन में दामोदर नदी की जगह मध्य प्रदेश की किसी दूसरी नदी का नाम दिया होता तो फिर इसका सही विकल्प महानदी होता, क्योंकि महानदी मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, लेकिन महानदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न था, एक सेकंड दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन से क्रम के राज्यपाल हैं? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल है और यह गुजरात बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। अगला प्रश्न था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह असम में स्थित है, जिसकी स्थापना या जिसकी घोषणा वर्ष 1908 में की गई थी। अगला प्रश्न था, नासा ने हाल ही में शनि ग्रह के लिए उपग्रह की अंतिम तिथि क्या रखी है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, नासा का एक उपग्रह है जिसका नाम है सैटर्न मून और नासा को उम्मीद है कि यह वर्ष 2027 तक पूरी तरह से कार्य करने योग्य हो जाएगा और इसकी अंतिम तिथि या इसकी डेडलाइन नासा ने वर्ष 2030 रखी हुई है। अब दोस्तों इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं है जानकारी कि किस तरह के ऑप्शन पूछे गए थे, बाकी मैंने आपको दोनों डेट बता दी। 2027 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है नासा को और 2030 तक इसकी डेडलाइन रखी हुई है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? दोस्तों भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में स्थित है और विश्व धरोहर में शामिल है, इसके अंतर्गत दोस्तों 243 243 आज की डेट तक ढूंढ ली गई गुफाओं की गिनती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, भीमबेटका गुफाओं की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने वर्ष 1958 में की थी। तो यह भी दोस्तों फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे इस बारे में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न था, शारदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं पता है, बाकी जितनी जानकारी मुझे लग सकी उसके अकॉर्डिंग मैंने यह प्रश्न बना दिया। शारदा माता मंदिर पूछा था, या हो सकता है मैहर में कौन सा मंदिर है? तो मैहर में शारदा माता मंदिर है, या मैहर कहाँ स्थित है? तो मैं आपको सभी फैक्ट्स बता देता हूँ। शारदा माता मंदिर मैहर में स्थित है और मैहर दोस्तों सतना जिले में आता है। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। मैहर में ही गोला मठ स्थित है और अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन मैहर में ही किया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों यह प्रश्न पटवारी में ही रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। अगला प्रश्न था अलाउद्दीन खां का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया, इनका संबंध मध्य प्रदेश के मैहर के सतना से है। तो शायद जिला अगर पूछा है तो इसका सही जवाब होगा सतना, और अगर ऑप्शन में मैहर था तो फिर सही जवाब मैहर होगा। प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन मैहर में किया जाता है। अलाउद्दीन खां जो कि एक मशहूर सरोद वादक थे, तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह संविधान के अनुच्छेद 40 में दिया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के साथ वर्ष 1992 में अधिनियम बनाया गया था। तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे इसके बारे में पूछ ले। फिर एक बहुत सिंपल प्रश्न था मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 मीटर है, 12 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर प्रवाह करती है। यह अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पर्वत से निकलती है, और अमरकंटक से नर्मदा के साथ ही सोन एवं जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। तो इन फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अथर्व एकेडमी पर प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो उन्हें भी देखिए। उनसे काफ़ी प्रश्न पटवारी के एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और अभी तक देखे भी गए हैं। फिर प्रश्न था लोहे की खोज सर्वप्रथम कब की गई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा लोहे की खोज 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानी गई है, और ऑप्शन में दोस्तों 1300 ईसा पूर्व दिया गया था। तो यही इसका सही जवाब होगा। एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्न आता है वैदिक काल में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता था। तो याद रखिएगा जब लोहे की खोज नहीं हुई थी तो वैदिक काल में तांबा का प्रयोग किया जाता था। साथ ही फैक्ट याद रखिएगा तांबे का इस्तेमाल लगभग 10,000 वर्ष पहले से किया जा रहा है। फिर प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों यह एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट प्रश्नों में से एक है, वो पहले भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। तो वर्ष भी याद रखिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे वर्ष पूछ लिया जाए, क्योंकि लगातार रिपीट प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। फिर प्रश्न था नागपुर का अधिग्रहण कब किया गया। तो याद रखिएगा 1853 में नागपुर का अधिग्रहण किया गया। हड़प्पा वाले याद रखिएगा प्रश्न में कि अगर मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की पूछा जाए, तो याद रखिएगा राखनलाल बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। क्योंकि हड़प्पा पूछा है तो हो सकता है अगले में मोहनजोदाड़ो पूछ ले बनर्जी ने। फिर प्रश्न था सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों एक सेकंड थोड़ा ये क्लियर कर दूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे सिरका को एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या इसका केमिकल नेम भी एसिटिक एसिड कह सकते हैं। साथ ही एसिटिक एसिड दोस्तों अल्कलाइन श्रेणी का एक एसिड है, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए हुए बल को क्या कहते हैं। अभी कल या परसों की एक शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि दाब का सूत्र क्या होता है। तो दाब का सूत्र होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया हुआ बल, दाब यानी कि प्रेशर, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इन्हें भी याद रखिएगा। फिर था 24 मात्राएं किस छंद में होती हैं। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा 24 मात्राएं रोला में भी होती है, सोरठा में भी होती है,
और दोहा में भी होती है। रोला और सोरठा में 11-11 और 13-13 मात्राएं होती है और दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। तो ये याद रखिएगा। अब ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया होगा तो वह इसका सही जवाब होगा। रोला दोस्तों सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है और सोरठा और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा गीतिका जो कि सममात्रिक में आता है, इसमें 26 मात्राएं होती हैं और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 14-12 के क्रम में मात्राएं होती है और हर गीतिका में 16-12 के क्रम में मात्राएं होती हैं। तो हो सकता है अगले शिफ्ट में, अगले एग्जाम में आपसे यह पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न था, एक सेकंड दोस्तों, मिट्टी की बरसात किसकी रचना है? तो दोस्तों मिट्टी की बरसात तो ये स्टूडेंट ने बताया, बाकी मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। तो स्टूडेंट को दोस्तों इसका मिट्टी की बरसात याद था और ऑप्शन याद नहीं थे, तो एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ कि यही प्रश्न आया था। बाकी मिट्टी की बारात शिव मंगल सुमन की रचना है। और यह है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहले भी कई बार पूछा जा चुका। फिर प्रश्न था HTML में एल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एल का मतलब होता है दोस्तों लैंग्वेज। और दोस्तों एब्रिविएशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी एक बार जाकर जरूर देखिए, जिसमें मैंने कंप्यूटर के A to Z सारे फुल फॉर्म्स या जिसे एब्रिविएशन कहते हैं डिस्कस किए हैं और हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न इससे देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न था फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज, एक सेकंड दोस्तों इसे क्लियर कर दूं मैं, मैनेजमेंट एक्ट, इसे याद रखिएगा दोस्तों। फिर प्रश्न है सेबी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों मैंने अपनी एनालिसिस वाली लगभग 2 क्लासेस में सेबी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1992 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न है भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो दोस्तों यह भी मैंने एनालिसिस वाली क्लास में डिस्कस किया था। इसका नाम था परम 8000 और इसका निर्माण सीडेक कंपनी द्वारा किया गया था। तो यह भी दोस्तों मैंने डिस्कस किया है। और दोस्तों एनालिसिस वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार एनालिसिस से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यह प्रश्न दोस्तों कल की एनालिसिस में डिस्कस किया था, जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है। इसके पहले प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? उसका जवाब था जबलपुर। और आज पूछिए जबलपुर की साक्षरता दर। तो दोस्तों उस क्लास में मैंने लगभग सभी मध्य प्रदेश के जितने इंपॉर्टेंट जनगणना से प्रश्न बन सकते थे वह डिस्कस किए थे। जबलपुर की साक्षरता दर है 81.01%। और अगर न्यूनतम पूछी जाती तो अलीराजपुर याद रखिएगा। पुरुष एवं महिलाओं में कंबाइंड में भी अलीराजपुर है, और अगर पुरुष की अकेली पूछे या महिलाओं की सिर्फ पूछे तब भी अलीराजपुर है। अलीराजपुर की साक्षरता दर है 36.1%। तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों लोथल बंदरगाह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था और यह भोगवो नदी का नया नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, के तट पर स्थित था। कई जगह आपको साबरमती भी मिल सकता है, लेकिन यह दोस्तों भोगवो और साबरमती नदी के मध्य था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था मानव शरीर कौन सा विटामिन संप्रेषित कर सकता है? तो दोस्तों विटामिन डी संप्रेषित कर सकता है। और
विटामिन डी का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा या सनलाइट है। फिर प्रश्न था एड्स का वायरस किस सेल को संक्रमित करता है? तो दोस्तों इस सेल का नाम है DH4 और जिसे टी कोशिका नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न था ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ईएमआई का पूर्ण रूप होता है इक्वेटेड मंथली इनकम। अगला प्रश्न था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि किसने कराया था पूछा है, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। यह पूरा दोस्तों मैंने अपनी थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने वही नहीं देखी है तो उसे जाकर एक बार देखा है। और इसका निर्माण 1950 से वर्ष 1050 के बीच माना जाता है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर प्रश्न था ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्तों ग्रीस की राजधानी एथेंस से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। और अगर पूछा जाता कब हुई तो दोस्तों 1896 से हुई, एथेंस ग्रीस की राजधानी। फिर प्रश्न था बूट फाइल किस मेमोरी में रहती है? तो दोस्तों मैंने कल वाली एनालिसिस वाली क्लास में बताया था कि बूट फाइल रोम में रहती है। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो एक से शिफ्ट में पूछा था कौन से हैं और एक में पूछा था उनका नाम। तो याद रखिएगा मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं। फिर प्रश्न था XML किसकी एक्सटेंशन है? कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहा है। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और एक स्टूडेंट ने बताया था कि एक्सेल की एक्सटेंशन पूछी थी, तो MS एक्सेल की एक्सटेंशन होती है .xlsx। तो ये मैंने आपसे दोनों डिस्कस कर लिया। अगर XML आया था तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और अगर एक्सेल का एक्सटेंशन की पूछी थी तो .xlsx। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश से उत्तर दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों चंबल नदी। ऑप्शन में चंबल नदी था, तो चंबल नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। फिर प्रश्न था सतपुड़ा अभ्यारण्य नर्मदा नदी की किस दिशा में है? तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। और अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बारे में पूछा होता तो वह भी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो यह याद रखिएगा। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ऑप्शन में चंबल नदी था, और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। इसका सही जवाब था चंबल नदी। फिर प्रश्न था निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रश्न था ये भारत में नहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा था, 1720 से 1760 तक किसका शासन रहा? तो याद रखिएगा इस समय में 1720 और 1760 के समय मराठों का सर्वाधिक राज्य रहा है मध्य प्रदेश में, जिसमें कि इंदौर में होलकर और ग्वालियर के सिंधिया वंश का शासन रहा है। फिर एक प्रश्न आया था रस के स्थायी भाव से, इसमें मैच करना था, कुछ रस के नाम दिए थे और स्थायी भाव दिए थे, और ABCD करके ऐसे ऑप्शन दिए थे। फिर प्रश्न था DMD में D का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यह विज्ञान का प्रश्न है, और DMD एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसका पूर्ण रूप होता है डकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो डी का अर्थ होता है डिस्ट्रॉफी। फिर देखते हैं मैथ्स के, तो मैथ्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आए थे, बोर्ड मास से आए थे, पाई चार्ट से, स्पीच टाइम एंड डिस्टेंस से,
रेशो प्रोपोर्शनल से और नंबर सिस्टम से, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। दोस्तों इन मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न दोस्तों स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं, तो सिर्फ टॉपिक्स बता पाए, सिटिंग अरेंजमेंट और नंबर सीरीज से। तो लगभग ये वही है जो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश में नरेशन, पैराजंबल, और हिंदी में छंद, समास, शुद्ध वर्तनी, अलंकार और रस से प्रश्न देखने को मिले थे। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न स्टूडेंट्स द्वारा प्रोवाइड हो सके हैं जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपने अथर्व एकेडमी के रिवीजन सेट्स एवं प्रैक्टिस सेट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाकर उन्हें भी देखिए। उनसे बहुत हद तक आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट जो कि पटवारी के लिए अलग से अथर्व एकेडमी पर चल रही है, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपका कोई सजेशन रहता है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।